कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की जो क्लासेस होगी आपकी वो पेपर 5 की क्लासेस होगी। पेपर 4 जो है अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन उसको हम छोड़ रहे हैं, लास्ट में उस क्लास को करेंगे, ठीक है। तब तक आपका पेपर 5 और पेपर 6 पहले होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट क्लास जो होगी आपकी वो होगी पेपर 4 की अध्यापक शिक्षा की, ठीक है। क्योंकि उसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा घर में प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो थोड़ी चीज़ें अगर समझ में आ जाएगी तब जाके पढ़ाने में आसानी होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ चीज़ें समझ में आ जाए तो फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो भी करना होगा कर दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा और बताइएगा। आज की जो क्लासेस होगी आपकी संप्रेषण एवं शैक्षिक तकनीक होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम क्या करेंगे, एजुकेशन के साथ जोड़ के देखेंगे कि जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसको एजुकेशन के साथ उसमें क्या उसका फ़ायदा है, क्या उसका नुकसान है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है, तो ये चीज़ें आज हम देखेंगे। तो आज की जो क्लास है ये कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, वो आपको ये सर लेंगे, ठीक है। तो आगे आप लोग कंटिन्यू कीजिए इनके साथ, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, जो भी प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या फिर कॉल करके मुझे बताइएगा, ठीक है। ध्यान रखिए अपना। हाय, नमस्ते। आज की हमारी टॉपिक्स है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपके पेपर 5 की यूनिट 1 है और इस यूनिट में हम लोग फोकस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शिक्षा से, एजुकेशन से कैसे संबंधित करके इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में होता क्या है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम लोग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस, स्टोर, रिट्राइव एंड ट्रांसमिट करते हैं। अब प्रोसेस, स्टोर, रिट्राइव एंड ट्रांसमिट कैसे होता है, तो सिंपल सी बात है कि आज के समय में सब कुछ, आज के समय में इंफॉर्मेशन यानी सूचना ही सब कुछ है और सूचना का तकनीकी से संबंध होने से हम अच्छे तरीके से उसका प्रोसेस यानी कि उस पर जो भी कार्य करना है उसकी गतिविधि कर सकते हैं, उसको स्टोर यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं और उससे समय पड़ने पे, ज़रूरत पड़ने पे हम लोग उससे वो जो चीज़ स्टोर किए हैं, जो इन्फॉर्मेशन उसमें डाले हैं, रखे हैं, प्रोसेस करने के पश्चात उसे हम दोबारा वापस ले सकते हैं और इसको किसी दूसरे जगह पे भेजना हो तो वो कैसे भेजते हैं, इसकी भी इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना तकनीकी में मुख्य रूप से सूचना की ज़्यादा महत्ता है। अब सूचना दो प्रकार से मुख्यतः होते हैं जिसको पर्यायवाची के रूप में लिया जाता है, जैसे कि डेटा, इंफॉर्मेशन। अब डेटा जो होते हैं ना, कई आंकड़ों को तौर पे भी देखे जा सकते हैं, जो तथ्य हो सकते हैं, अवलोकन हो सकते हैं, अवधारणा हो सकते हैं, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, एजम्पशन, नाम, तिथि, ये प्रतिशत, ये कई प्रकार से व्यक्त किए जा सकते हैं। आंकड़े किसी व्यक्ति की क्रिया या गुण होते हैं, ठीक है। आंकड़े का संक्षिप्त रूप सूचना कहलाता है, ठीक है। किसी सूचना प्रणाली में डाली गई सामग्री, ठीक है, उसको आंकड़े कहते हैं और सूचना प्रणाली का उत्पादन यानी आउटपुट को सूचना कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते किसको है और उसका डिफिनीशन क्या है। जब किसी इंफॉर्मेशन को यानी सूचना को हम प्रोसेस करते हैं और उसे स्टोर करते हैं कहीं पे और ज़रूरत पड़ने पे उसे लेते हैं यानी रिट्राइव करते हैं और किसी को भेजते हैं या प्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसी को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। हम जानेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल में आते हैं, बेनिफिट्स क्या है,
इसके चैलेंजेस क्या क्या होंगे, और फ्यूचर में इसका मतलब कि कैसा आगे चलने वाला है, इसका फ्यूचर क्या है। तो इम्पोर्टेंस हम लोग जानते हैं, जैसे कि आज तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब भी पूरी तरह से बदल दिया गया है, अभी इसका इम्पोर्टेंस इतना है कि हम लोग के रहने सहने, रहन सहन, काम करने का तरीका, सब कुछ, कम्युनिकेशन करने का तरीका तक चेंज है। जैसे कि हम लोग क्या आजकल बिना कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट के तो कोई जी ही नहीं सकता है, ऐसी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन इसके कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये तो आप लोग से अच्छा बखूबी कोई नहीं जानता है, क्योंकि आज की ई कॉमर्स साइट्स हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो, कैसे आप अमेजन हो, इससे सामान वगैरह मंगाते हैं। एडुकेशन में भी इसके एप्लीकेशंस होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि हेल्थ केयर में बहुत सारे एप्लीकेशंस आने लगे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। फिनेंस है, इंटरटेनमेंट है, OTT प्लेटफॉर्म है जिसमें कि अमेजन प्राइम पे लोग वीडियो देखते हैं, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, टूल्स में तो बहुत आसान है। जैसे कि आप मोबाइल, जैसे कि अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी वीडियो क्लासेस को रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, मोबाइल, टैबलेट, ईमेल्स, सोशल मीडियाज़, कंप्यूटर, इन सभी चीज़ों के इस्तेमाल से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बेनिफिट्स क्या है, इससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी भी काम करने में मैनुअली जो जितना समय लगता था, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के होने के कारण हम उसे कहीं बेहतर तरीके से और कहीं तेज़ गति से कर पाते हैं, और उसमें गलतियां होने की भी संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। यह तो आप सभी लोग मानते हैं ना। और कम्युनिकेशन हमारा कितना इम्प्रूव हो चुका है। पहले के ज़माने में किसी से भी कम्युनिकेट करना होता था तो कैसे करते थे, आप चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी किसी को भेजेंगे, फिर वो यहाँ से पोस्ट करेंगे, पोस्ट करने के बाद वो वहाँ से लेके जाएगा, वो फिर पहुँचाएगा। उसके अपेक्षाकृत अभी के समय देखिए, आप एक नॉर्मली व्हाट्सएप कितना आसान है, कितना ही आसान है। एक फ़ोन कॉल्स कर देना, व्हाट्सएप कर देना, सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करना और कनेक्टिविटी बढ़े रहना, एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहना, ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। चैलेंजेस क्या होंगे आप ही बताओ। मान लिया जाए कि आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ तो हम कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें किन किन चीज़ों से निपटना पड़ सकता है भविष्य में, जैसे कि साइबर क्राइम हो गए हैं, साइबर सिक्योरिटी के मामले हो गए हैं, आपके प्राइवेसी के मामले हो गए हैं। बहुत सारे जगहों पे देखा ही गया है कि बहुत सारे बैंक्स वगैरह हो या फिर कोई भी कंपनीज हो जो आधार का डेटा लेती हैं, बहुत सारा पैन हो वगैरह वगैरह हो, और ऑनलाइन भी बहुत सारी डेटाज होती हैं जो लीक होने के डर रहते हैं। ये सब जो है चैलेंजेस है कि उससे कैसे सिक्योर रखा जाए। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपके बैंक्स डिटेल्स होते हैं, बहुत सारी सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन उससे संबंधित चैलेंजेस भी होंगे। फ्यूचर में क्या है, इसका फ्यूचर कैसा है, आने वाला फ्यूचर और भी ब्राइट है। अभी तो हम लोग मैनुअली प्रोसेस करते हैं, आने वाले समय में इसी इंफॉर्मेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा, जो कि बहुत ही एफिशिएंटली हमारा आउटपुट निकाल के देगा। और हर एक सिस्टम का, हर एक इंफॉर्मेशन का बहुत सारे प्रणाली होती है, सिस्टम्स होते हैं। हर एक सिस्टम्स में 3 चीज़ तो होती ही होती हैं। किसी भी चीज़ की इनपुट आप दोगे, यानी कि कोई सामग्री दोगे, तभी जाके उसका कोई प्रोसेस करेगा। इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट होगा, ठीक है। अब इनपुट जो होगा, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं IPO, ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये तो हर एक प्रणाली की एक मूलभूत स्ट्रक्चर है, मूलभूत आवश्यकता है। इस प्रणाली को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि आपके ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम, मैनेजमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट है, इसको हम लोग समझने के लिए सर्वप्रथम इस तरह से एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल मान लिया जाए कि आपके पास एक ज्वेलरी शॉप है, ठीक है, ज्वेलरी शॉप है, और आपने क्या किया, उसे ज्वेलरी बनाने हैं और ज्वेलरी बना करके डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करने हैं, आप बिजनेस करना है। उसके लिए इनपुट आपको चाहिए। इनपुट क्या चाहिए होगा, उसके लिए इनपुट चाहिए होगा गोल्ड की। आपको सोना चाहिए ना, सोना होगा तभी तो ज्वेलरी होगी।
अब आप उसको सोना को इनपुट रॉ मटेरियल चाहिए, इनपुट के रूप में रॉ मटेरियल हो गया, और रॉ मटेरियल को आप कहीं से खरीदेंगे, परचेज करेंगे और अपने जो सोनार है उसको बनाने के लिए देंगे। बिजनेस करना है तो कोई कारीगर होगा ना। ये सेकंड फेज़ हो गया प्रोसेसिंग का। आप उस सोनार को देंगे सारे इक्विपमेंट्स के साथ में, वो प्रोसेस करके गहना तैयार करेगा। तो तैयार करने के बाद जो आउटपुट आया वो आपका ज्वेलरीज हो गया, है ना। आउटपुट हो गया, ज्वेलरीज निकल गए, ज्वेलरीज आपके पास आ गए, तो ये आपका एक्चुअल आउटपुट है। लेकिन इन इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के साथ साथ एक और चीज़ ऐड हो जाती है, जो कि आपको कहीं ना कहीं स्टोरेज भी तो करना होगा। स्टोरेज करिएगा तभी जा करके ना उसको कम्युनिकेट करके, ट्रांसमिट करके, जैसे उसका मेन यूटिलाइजेशन है वो करिएगा। तो ये एक तरह से आपका एक एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट कैसे वर्क करता है ना। तो अब हम लोग जान पाए कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट हर एक प्रणाली का एक सामान्य साधारण प्रारूप है, पैटर्न है। हर एक प्रणाली का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज नॉर्मली। ठीक है, अब हमें बताया गया है कि यहाँ पे 4 प्रणालियाँ हैं। तो 4 प्रणालियाँ कौन कौन से हैं? तो 4 प्रणालियाँ में एक ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, दूसरा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तीसरा ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम, चौथा मैनेजमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है। जिसमें हम लोग जानेंगे, पहला है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में कार्यालय स्वचालन प्रणाली है। अब कार्यालय स्वचालन प्रणाली, जैसे कि ऑफिस ऑटोमेशन, नाम से ही लग रहा है कि ऑफिस को ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली चलाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में होता क्या है? एक्चुअली हैंडलिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, यानी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट को देखने की, मतलब कि कैसे चलाना है, कैसे देख रेख करना है, ये ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में आता है। जैसे कि अकाउंटिंग सेक्शन होगा, HR ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि जो HR सेक्शन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन होगा, इन सभी को देख रेख करने के लिए ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में रखा जाता है। इसमें इनपुट, दूसरी प्रणाली में इनपुट का काम करती है यह बेसिकली, और इसी आधार पर आंकड़ों का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, और उनका भंडारण भी किया जाता है। अब दूसरा जो है हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसमें हमें ऐसे निर्णय सहायक प्रणाली, इसको हिंदी में कहते हैं। तो निर्णय सहायक प्रणाली में हम लोग को यह जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम से हमें इसमें सुविधा होती है कि हम किसी भी चीज़ को करने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, डिसीजन कैसे लेंगे कि यही करना है। मान लो कि जैसे पहले हमने एग्जांपल लिया था गोल्ड का, अब सोने का बिजनेस कर रहे हैं, हमें किस डिज़ाइन की ज्वेलरीज बनाने हैं, ये डिसीजन कैसे लेंगे कि कौन सा डिसीजन, ये डिसीजन चाहिए ना कि आप सर्वे करोगे कि हाँ हमारे क्षेत्र में ये इस तरह की ज्वेलरीज ज़्यादा बिक पा रही हैं, तो ये डिसीजन कैसे आप फाइंड करोगे, कि कैसे हमको फाइंड करेंगे कि यही चीज़ हमें करना है। तो ये सिस्टम जो है, ये आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपको यही कहता है कि आपको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्प करता है आपको डिसीजन लेने में। एक तरह का मॉडल पहले से तैयार होता है, प्रारूप तैयार होता है कि ये कंडीशंस होंगे तो हम इस तरह का डिसीजन लेंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो हम इस तरह का आगे का कार्य प्रणाली तय करेंगे। अब हमारा तीसरा है कार्य संपादन प्रणाली, जिसे ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम कहते हैं। ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम जो है, कार्य संपादन प्रणाली, ये सबसे मूल, मतलब कि पहले फर्स्ट स्टेज वाली चीज़ है। जैसे कि हमें उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उस इंफॉर्मेशन को मनुष्य के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिकली जैसे भी हो इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद में उसको मतलब कि स्टोरेज करना है, भंडारण करना है। भंडारण करने के बाद उसमें इनिशियल प्रोसेसिंग करना है, जो लगभग शून्य ही होती है। उसके बाद में आगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए प्रोसेस होने के लिए भेज देना है ना। और उसके बाद हमारा चौथे नंबर पे आता है मैनेजमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम, जो प्रबंध प्रक्रिया प्रणाली है। इस प्रणाली में हमें, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें मैनेजमेंट
की वर्क ज़्यादा होती है। इसमें सूचना प्रोसेसिंग का कार्य करती है तथा उसका वर्गीकरण करती है। इसमें रिपोर्ट्स वगैरह तैयार होते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि कैसे हमको क्या करना है। इसमें तब जा कर के हमें अपने कार्य का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका आउटकम टोटली 100% अचीव होता है, जिससे कि पॉलिसी मेकिंग होती है। पॉलिसी मेकिंग का जो भी पॉलिसी बनाने हैं, इसी के लास्ट में पॉलिसी बनाते हैं हम लोग, जिससे कि हम लोग अपने गोल को अचीव कर सकें। अब इन सब चीज़ों इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जानने के पश्चात अब हम लोग यह देखेंगे कि आखिर इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अपने एजुकेशन सेक्टर में कैसे कर सकते हैं और इसके किस प्रकार से प्रयोग हो सकते हैं। तो हमें इसको कई प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि टीचिंग प्रोसेस में इसको कैसे इस्तेमाल होता है, एजुकेशन रिसर्च में कैसे होता है, स्टोरेज किस तरह से करते हैं, एजुकेशन अब स्पेशल चिल्ड्रंस बहुत सारे होते हैं, मूक बधिर वगैरह लोग, तो उनके कैसे होते हैं, लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, अगर विदेशी भाषा का ज्ञान रखना चाहेंगे आप लोग तो उसका कैसे होता है, इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट कैसे होता है। तो एक्चुअली हम सभी जान रहे हैं कि टीचिंग प्रोसेस एकदम से बहुत हेल्प करता है ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम मतलब कि इफ़ेक्टिवली एजुकेशन करवा सकते हैं या कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो असिस्ट करता है हमारे पढ़ाई में सभी बहुत तरीके से प्रभावशाली, इतना ज़्यादा एजुकेशन को बना देता है, जैसे कि मनोरंजक तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसमें बहुत सारे राइम्स वगैरह हैं, जिसमें सॉन्ग्स का भी इस्तेमाल होता है और जिसे ऑनलाइन दिखा करके या फिर उसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारा एनिमेशन वगैरह बना करके भी हम लोग पढ़ाने में उसमें बहुत प्रभावशाली तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च के लिए यानी शैक्षणिक अनुसंधान यानी रिसर्च, अनुसंधान मतलब रिसर्च, जो भी शैक्षणिक अनुसंधान होते हैं उसमें भी आज के समय में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बिना आज के समय में लोग आगे तक नहीं बढ़ते हैं। अभी विदेशों में जितने अनुसंधान हुए हैं या फिर देश में ही, इनकी सहायता और इनकी इम्पोर्टेंस अत्यधिक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अब इसका स्टोरेज हम देखेंगे कि कैसे होता है। मान लो कि आप कोई भी चीज़ तैयार किए, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही आप क्लासेस ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस से क्लास लेते दौरान आप इंटरनेट का यूट्यूब से होता है तो, या फिर आप जूम है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए आप या तो क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप हार्डवेयर्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ई बुक वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक होते हैं बहुत सारे, जिससे कि किंडल वगैरह, अमेजन का किंडल ऐप आता है जिससे कि आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह भी ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है। स्टोरेज के रूप में जैसे कि आपने कोई वीडियो बनाए, कोई राइम्स बनाया, कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए क्रिएटिविटी तैयार करी, उसको पेन ड्राइव में या फिर मोबाइल के स्टोरेज में कहीं भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। आज के समय में तो क्लाउड स्टोरेज एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, इस तरह का, जिसमें लोग स्टोर करके वहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है आगे कि एजुकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन यानी कि कुछ ऐसे विशेष बच्चों की पढ़ाई जो कि जैसे कि कोई मूक हो, बधिर हो, जिसे देखने में तकलीफ़ हो, जिसे बोलने में तकलीफ़ हो, वैसे बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब जैसे कि आपको स्पीकर्स के इस्तेमाल होते हैं, हेडफोन के इस्तेमाल होते हैं, ब्रेन लिपि आधारित कंप्यूटर्स भी आने लगे हैं, जिसके इस्तेमाल से आप स्पेशल बच्चों के एजुकेशन में भी हेल्प इससे मिल सकती है। अब लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज की जहाँ तक बात है, आप फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए भी आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट के थ्रू आप गूगल ट्रांसलेटर है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, ऑडियो क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इसके तहत भी आपको पढ़ाई करने में सहायता मिलती है। तो
आज हम लोगों ने जाना कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे और पढ़ाई में कैसे करते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी किस तरह से हमें हेल्प करता है अपने एजुकेशन प्रोसेस को इजी एंड इफ़ेक्टिवली मैनर में आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देख चुके हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, बेनिफिट्स से हम लोग उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल में आते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इसमें अच्छे से समझ पाइएगा। धन्यवाद, नमस्ते। तो अभी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सीखा और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशंस, ये तो हम लोगों ने सीखा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन में कैसे करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशंस का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।